हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सलॉग के चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या कौन कौन क्या डिपॉजिट कहते हैं, किसको किसको नहीं कहते, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिपॉजिट डिफाइंड हुआ है 231 में। डिपॉजिट डिफाइन है जिसमें इंक्लूड होता है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन या कोई और फॉर्म में हो तो वो भी डिपॉजिट माना जाएगा। डज नॉट, लेकिन कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। को क्या नहीं होता, अमाउंट एज प्रिस्क्राइब बाय सीजी या आरबीआई या सीजी जो भी कहेगा वो चीज़ें डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी, वरना नॉर्मली हर रिसिप्ट मनी, लोन वगैरह डिपॉजिट के फॉर्म में माना जाएगा। जो मतलब कि जो डिपॉजिट या लोन के फॉर्म में आया होगा वो सारा पैसा डिपॉजिट ही माना जाएगा। रूल 2 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का कि डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें हैं जो कह रखा है कि डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं? मनी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी के से जो भी अमाउंट मिलेगा वो डिपॉजिट नहीं होगा। बैंकिंग, एसबीआई या पीएफआई या फॉरेन है वो, मतलब कि एसबीआई से या पीएफआई से कोई अमाउंट मिला है वो नहीं होगा। कोई फॉरेन सोर्स से पैसा आया है सब्जेक्ट टू फेमा की वजह से कोई पैसा है, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा, फॉरेन बैंक द्वारा, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह यानी कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा आया है वो डिपॉजिट में नहीं माना जाएगा। इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, कुछ कमर्शियल पेपर इशू करके कुछ पैसे आए हैं वो डिपॉजिट नहीं होगा। इंटर कॉर्पोरेट लोन वगैरह डिपॉजिट नहीं होंगे क्योंकि ये तो फॉरेन से पैसा है, फॉरेन पैसा तो वापस भी जाएगा, डिपॉजिट क्यों होगा। कमर्शियल पेपर वापस आया जाएगा, हमने किसी को इशू करा उसके पहले पैसे लिए थे, बाद में वो अपने पैसे लेके जाएगा। कोई इंटर कॉर्पोरेट लोन है यानी कि एक कंपनी ने अपने ही किसी ब्रांच ऑफिस वगैरह से लोन ले रखा है तो वो नहीं माना जाएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मनी। एप्लीकेशन ऑफ मनी के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो मनी शेयर इशू करने के बाद रिसीव्ड होती है उसका दो ही यूज़ है, या तो उसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में या फिर रिफ़ंड करना है। तो अगर रिफ़ंड की जो भी पीरियड है 60 डेज़ तक के अंदर अलॉटमेंट और 15 डेज़ के अंदर रिफ़ंड होता है, लेकिन अगर तब तक रिफ़ंड नहीं करा उसके बाद डिपॉजिट मान लिया जाएगा। सो भाई ये मतलब मैं पूरा ज़्यादा नहीं बता रहा, वही ये सिंपल है कि एप्लीकेशन मनी के जब तक आपने रिफ़ंड नहीं करी तब तक तो ठीक है, वो एप्लीकेशन मनी के रूप में आएगा। लेकिन अगर रिफ़ंड करना है और तब तक आपने रिफ़ंड नहीं करा है या अलॉटमेंट करना है तब तक अलॉट नहीं करा है तो उसके बाद वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। उसके एक तरह की डिपॉजिट को क्या होता है कि गवर्नमेंट वो कंपनी के लिए एक तरीके का लायबिलिटी होती है, एक टाइम के बाद उसे पे करना है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं मानी जाती डिपॉजिट की, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें कुछ चांसेस हैं कि वो पे ना हो, शायद उस पर कुछ इंटरेस्ट लोन वगैरह मिले। डिपॉजिट वगैरह पे इतना नहीं होता, उस पर एक रिटर्न मिलता है, एक फ़िक्स रिटर्न मिलता है एक टाइम के पीरियड के बाद। लेकिन जो लोन वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के वो तो एक टाइम पीरियड तक ही रहते हैं, उतने में या उस पर गवर्नमेंट या बैंक वगैरह है वो इंटरेस्ट भी लेती है, तो उस केस में वो नहीं माना जाता। डायरेक्टर्स, कोई डायरेक्टर अमाउंट रिसीव्ड, अगर अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर से कोई अमाउंट रिसीव हुआ, डायरेक्टर्स पब्लिक या प्राइवेट कंपनी कोई भी हो या उसके रिलेटिव हो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में पब्लिक या प्राइवेट में के डायरेक्टर हो या फिर रिलेटिव हो प्राइवेट कंपनी के, तो अमाउंट माना जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर, अगर लोन ले रखा है, डिक्लेयर द सच अमाउंट नॉट गिवन इन द बोरोइंग ऑफ द अदर्स एंड डिस्क्लोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134। यानी कि जो भी मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है जो डायरेक्टर है कंपनी का, किसी भी हो, प्राइवेट या पब्लिक का, या उसके रिलेटिव हो, इसके इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो लोन दे और डिस्क्लोज वो तभी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसकी एक कंडीशन है, ये नहीं कि ऐसे ही पैसे दे दिए बैंक कंपनी को और लोन लेकिन वो डिपॉजिट नहीं है। वो कब नहीं होगा, अगर डायरेक्टर ने लोन दिया है और वो डिक्लेयर करे कि उसने किसी और से लोन लेके नहीं दिया। अगर उसने
किसी और से लोन लेके, मतलब ए किसी कंपनी का डायरेक्टर है, उसने पहले बी से पैसे लिए और फिर कंपनी में लोन दे दिया, तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। लेकिन अगर उसने खुद ही के पैसों से लोन दिया है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में वो डिस्क्लोज भी हुआ है 134 के अंदर, तो उस केस में वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो एक टेबल है कि पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर का दिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है, नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि अगर उसके रिलेटिव देंगे तो वो डिपॉजिट के अंदर आता है, लेकिन अगर डायरेक्टर देता है डिपॉजिट के अंदर नहीं आता। प्राइवेट कंपनी नॉट डिपॉजिट, लेकिन रिलेटिव का भी डिपॉजिट नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के केस में किसी का भी डिपॉजिट नहीं माना जाता अगर उन्होंने ऊपर वाली जो भी कंडीशन हो क्लियर कर ली तो। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वो उस केस में वो डिपॉजिट माना जाता है। उसके बाद रिलेटिव का माना जाता है, डायरेक्टर का नहीं माना जाता। फिर उसके बाद बॉन्ड और डिबेंचर। बॉन्ड एंड डिबेंचर यानी कि सिक्योर्ड, अगर उसका फर्स्ट चार्ज या पारी पासु जिस तरीका का चार्ज है अगर वो है, और एसेट्स पे है, जो कि एसेट्स की वैल्यू लेस देन मार्केट वैल्यू, यानी कि एक्चुअल में जो अमाउंट दिया गया है एसेट्स की वैल्यू उससे कम है, तो उस केस में वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। मतलब कि एसेट्स की वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ सच एसेट्स, यानी कि जो अमाउंट दिया गया है उस एसेट्स के बदले और उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू से कम है, यानी कि जो पैसा दिया गया है कंपनी को और जिस पे चार्ज क्रिएट हुआ है उससे कम है, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नॉर्मल केस मान लो कि नॉर्मल कोई लोन दे रहा है तो वो एक्चुअल लोन से तो ज़्यादा का पैसा एसेट्स पे होल्ड रखेगा ना, ताकि मार्केट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं जो 10 ईयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, एग्जांपल है 10 ईयर या कोई भी पीरियड हो सकता है उसमें, तो वो भी डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। या कोई और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है या अनसिक्योर्ड है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो भी डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय पैसा देता है कंपनी में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है, और अगर वो अमाउंट उसके एनुअल सैलरी से कम है तो वो भी डिपॉजिट नहीं आएगा। लेकिन अगर हाँ एनुअल सैलरी से ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट माना जाएगा। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट, यानी कि कोई ऐसी डिपॉजिट जिस पे इंटरेस्ट ही नहीं है, हेल्ड इन ट्रस्ट में दे रखा है, तो वो भी डिपॉजिट नहीं आएगा। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एडवांस ऑफ सप्लाई, एडवांस दे रखा है सप्लाई के लिए, गुड्स या सर्विस के सप्लाई के लिए सप्लायर को, तो वो नहीं आएगा। जिसकी मतलब कि जो 365 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि एडवांस देने के 365 के अंदर उस गुड्स या सर्विस का सप्लाई हो जाना चाहिए, तब वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसके बाद माना जाएगा। एडवांस टुवर्ड कंसिडरेशन फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई एडवांस दे रखा है तो उस केस में वो भी नहीं माना जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डील किया है हमने और उसमें हमने सामने वाले को कुछ डिपॉजिट दे रखा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट करने के लिए अपने कुछ पैसा जमा कर रखा है, तो उस केस में वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो फिर वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा, सिंपल है। एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स का सप्लाई करना है उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर, वो नहीं माना जाएगा। फ्यूचर सर्विसेज, फ्यूचर में कोई सर्विस देनी है, यानी कि वारंटी या कोई मेंटेनेंस एक्ट है उसके लिए कुछ एडवांस ले रखा है आज ही हमने, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका पीरियड क्या होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साल। और पीरियड फॉर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, और नॉर्मली बिजनेस प्रैक्टिस में जो भी होता है उसमें लोअर वाले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। एडवांस एज पर द सेक्रेटरियल रेगुलेटरी, यानी कि कोई स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग कोई एडवांस हो वो नहीं माना जाएगा। एडवांस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रिंट या ई मोड में, यानी कि जो भी हमारा कोई पैम्पलेट वगैरह हमें प्रिंट करना है या ऑनलाइन मोड में डालना है किसी भी पब्लिकेशन में, तो उस केस में वो भी नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ABD पॉइंट्स हैं इसके एडवांस वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें अगर जो अमाउंट बिकम रिफंडेबल इफ़ नेसेसरी परमिशन सीजेस रिफंड विद इन 15 डे अदरवाइज डिमांड डिपॉजिट, नॉर्मली उसमें जो कंडीशन दिए वो आप वो फुलफिल करो। लेकिन कभी कोई केस आता है कि आपको अमाउंट रिफ़ंड करना है, तो अब मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है, कोई एडवांस दिया था हमने सप्लायर को, अब सप्लायर कह रहा है कि नहीं अब
गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, आप अपने पैसे वापस ले लो। और वो पैसे वापस लेने को बोल दिया है, लेकिन 2 महीने 3 महीने हो गए लेकिन पैसे वापस नहीं किया। तो उस केस में जो वो 15 दिन के अंदर या तो वो अमाउंट रिफ़ंड कर दे, अगर कर देता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो डिपॉज़िट मान लिया जाएगा। फिर उसको ये नहीं कि वो डिपॉज़िट से बाहर आ गया, वो उसको अगर 15 दिन के अंदर रिफ़ंड कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो डिपॉज़िट मान लिया जाएगा। कोई निधि कंपनी, चिट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर कोई पैसा है तो वो भी डिपॉज़िट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स, अगले नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटर। एनी अमाउंट ब्रॉड इन द प्रमोटर इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में अगर कोई पैसा है आपके पास, नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट, तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यानी कि मतलब कि क्या होता है कि बैंक, कई बार क्या होता है, प्रमोटर पैसा कम लगाते हैं और बैंक से लोन ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो बैंक देखता है कि प्रमोटर ने तो कम पैसा लगा रखा है तो मैं लोन कैसे दूं। तो बैंक क्या कहता है, मैं आपको लोन दे दूंगा, चलो इस केस में भी दे दूंगा, लेकिन आप अपने पैसे को लोन के फॉर्म में लगाओ कंपनी में। ये नहीं मतलब कि आप लोन के फॉर्म में पैसा डालो, ये नहीं कि इक्विटी में डाल दो तो वो परमानेंटली फिक्स हो जाए। आप लोन के फॉर्म में डालो, जब आप मेरा रिफ़ंड कर दोगे उसके बाद आप अपना भी पैसा निकाल सकते हो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक मेरा पैसा रहेगा बैंक कंपनी में, तब तक आपका भी पैसा रहना पड़ेगा। तो वही है कि अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में डाल रखा है, नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन लोन परसुएंट टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय लेंडिंग बैंक, यानी कि एक बैंक से लोन लेने वाले थे उसके कंडीशन के अंदर डाल रखा है प्रमोटर विद रेयर रिलेटिव्स। फिर चाहे वो प्रमोटर हो, उसके रिलेटिव, किसी ने भी डालो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई कंडीशन के अंदर डाल रखा है पैसा अनसिक्योर्ड लोन के, तो वो कर सकता है। लेकिन एग्जम्पशन क्या है कि जब आप प्रीपेमेंट कर दोगे उसे बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अमाउंट की, उसके बाद अपना वो पैसा आप बाहर निकाल सकते हो। अब स्टार्टअप कन्वर्टेबल नोट, नहीं कोई स्टार्टअप है, उसके पास 25 लाख से ज़्यादा का है, रिसीव बाय स्टार्टअप, अमाउंट रिसीव करता है तो बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, यानी कि कन्वर्टेबल नोट यानी कि BR या प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह के रूप में एक्सचेंज में, तो देन रीपेमेंट विद दी नॉट मोर देन 10 ईयर, यानी कि 10 साल के बाद, कि 10 साल के अंदर अंदर उसका रीपेमेंट भी है, रिपे कर देना है। तो देन कन्वर्टेबल नोट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एविडेंस रिसीव फॉर मनी इनिशियल एज अ डेप्ट, यानी कि डेप्ट के रूप में उन्होंने पैसा ले रखा है। रीपेबल विद द ऑप्शन ऑफ होल्डर्स, यानी कि जो जब होल्डर कहेंगे तब वो रीपेमेंट हो जाएगा, ऐसे में है। या कोई और कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, यानी कि इतने टाइम बाद अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेबिट नोट कन्वर्टेबल नोट्स है, यानी कि प्रिपेयर फॉर्मेट के रूप में तैयार होगा, इस पर साइन वगैरह होंगे और फिर ये सबमिट किया जाएगा। तो उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल स्टेट ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड वगैरह जो SEBI से रजिस्टर्ड है, उनके अंदर भी आपने अमाउंट, उनके से भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ ना, तो वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो एक कंपनी का डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभी तक हमने देखा कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में कंपनी क्या किस से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो वो सिर्फ मेंबर से कर सकती है अपने। एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों से, मेंबर और पब्लिक दोनों से कर सकती है। और नॉट एलिजिबल भी नॉर्मली सारी कंपनीज मेंबर से कर सकती है, लेकिन सिर्फ एलिजिबल कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है। अब एलिजिबल कंपनी कौन होती है? एलिजिबल कंपनी मींस जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा हो और टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो, यानी कि किसी कंपनी का टर्नओवर नेटवर्थ अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, एंड सच कंपनी हैज़ पास्ड SR इन द जनरल मीटिंग एंड OR विद द डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट के लिए या तो उसने SR पास कर रखा है या OR पास कर रहा है। अगर वो उसकी लिमिट को जो है डायरेक्टर्स की लिमिट 181C के अंदर आती है, तो 181C यानी कि वो फ्री रिजर्व शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व वगैरह को ऐड करके फिर उसका कुछ परसेंटेज वगैरह होता है, उसके हिसाब से अगर आपने कर रखा, उससे कम है तो आप कर सकते हो डिपॉजिट, वरना उससे ज़्यादा का आप नहीं कर सकते बिना SR पास करे। एंड सच हैज बीन पास बाय ROC, और उसके बाद आपने ROC को इन्फॉर्म किया और ROC ने आपको परमिशन दे दी है, तो आप एलिजिबल कंपनी बन जाते हो। ये मतलब ये 3 कंडीशन है, अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको परमिशन है कि आप पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हो।
फिर उसके बाद हमारा सबसे पहले सेक्शन आता है, क्या आता है, प्रोहिबिशन एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक, यानी कि आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, उस पर प्रोहिबिशन लगाना, रोक लगाना। 73 क्या कहता है कि नो कंपनी शेल बी इनवाइट टू द एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट द मैनर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 5, यानी चैप्टर 5 में जो भी स्पेसिफिक मैनर्स प्रोवाइड होंगे उसके अलावा आप कोई भी कंपनी किसी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। नथिंग अबाउट शेल अप्लाई द, लेकिन जो एक प्रोविज़न है ऊपर वाला कि कोई भी कंपनी बैंक पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ये किसी भी बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, NBIC या कोई और ऐसी कंपनी जो CG और RBI प्रिस्क्राइब करे उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, तो मेंबर्स से कैसे ले सकते हैं, पास रिजोल्यूशन OR एट द जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करो। इशू सर्कुलर्स टू द मेंबर्स को सर्कुलर्स इशू करो फ्रॉम DPT1 में, DPT1 में एक सर्कुलर इशू करो जिसमें मेंशन हो कि ऑथराइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन दो, मेजॉरिटी के, जरूरी नहीं कि तीनों चारों, मेजॉरिटी पार्ट के, मतलब कि अगर 6 लोग हैं तो 4 लोगों के कम से कम साइन होने चाहिए, 3 लोग हैं तो 2 के कम से कम साइन होने चाहिए, तो मेजॉरिटी के साइन होने चाहिए। और स्टेटमेंट होना चाहिए किस किस का, फाइनेंशियल पोजीशन का, क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि हम ना दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं कुछ क्रेडिट रेटिंग देते हैं कि हमारी कंपनी में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है पैसा डालने में, उसके लिए वो एक रेटिंग देते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने होने वाले हैं, अमाउंट कितना रिसीव करने वाले हो, या कोई और भी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं वो सब भी मेंशन करना पड़ेगा सर्कुलर में। उसके बाद रूल्स रिलेटिंग टू सर्कुलर से रिलेटेड रूल्स क्या है कि मेंबर्स इशू या तो ऑल मेंबर्स को दे दो, आप डायरेक्ट पोस्ट कर दो, किससे, आरपेड से, स्पीड पोस्ट से या पोस्ट से, या फिर वेबसाइट पे डाल दो या न्यूज़पेपर में डाल दो, इंग्लिश या वर्नाक्युलर में। या मेंबर से डिपॉजिट मंगाना चाहते हैं, मेंबर्स जो है वो अपना डिपॉजिट हमें दे दे, या जो भी जिस भी तरीके का रूल्स या मैटर्स आपने डिस्कस किया है उसको आप बता दो मेंबर्स को पता होना चाहिए बस। उसके बाद अटैच क्या करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं कंपनी ने किसी तरीके गलत रिपोर्ट तो नहीं बनाई, तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिससे पता रहेगा कि जो डिपॉजिट के लिए कंपनी ने सर्कुलर्स नोटिस वगैरह तैयार किए हैं वो सब सही हो। कंपनी हैज़ नॉट डिफ़ॉल्टेड इन डिपॉजिट और इंटरेस्ट, पहले कभी कंपनी ने डिपॉजिट या इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और या फिर किया भी है तो उसको ठीक किए हुए, मतलब कि उसको रीपेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, उसको 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बीत चुका है, पहले किया था, बहुत पहले किया था, 10-15 साल पहले किया था और उसको 6 साल के अंदर कवर कर लिया, मतलब कि आज से 10-15 साल पहले किया था, तो उस केस में भी वो रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बना के देनी पड़ेगी। उसके बाद सर्कुलर में क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए मेजॉरिटी डायरेक्टर का, रजिस्टर्ड होना चाहिए ROC के पास 30 दिन के अंदर। वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी कि 6 मंथ ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल जब क्लोज हुआ उसके 6 मंथ में, डेट ऑन विच AGM हेल्ड, जिस दिन AGM हेल्ड हुआ उस दिन, या फिर AGM ऑफ द लास्ट, मतलब कि जो लास्ट डेट है AGM की ना, वो उनमें से जो भी अर्लियर होगा उस केस में आपको अर्लियर वाले तक की ही वैलिडिटी रहेगी, यानी कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ AGM, जो जिस दिन भी AGM रहेगा वो लास्ट रहेगा, और जो भी डेट होगी लास्ट AGM हेल्ड करने की, अगर नहीं हुआ है तो नॉर्मली क्या होती है 31 दिसंबर या सितंबर के होती है, एक दिसंबर होती है और 1 सितंबर होती है, न्यू केस में दिसंबर होती है और पुराने वाले जब पुरानी हो जाती है कंपनी सितंबर के आसपास होती है, तो उस केस में आपको उस दिन तक कर सकते हो। लेकिन 6 महीने बोलिए, 6, 4, 10 अक्टूबर तक का आपको मौका मिल जाता है, तो जो उनसा ऑफ जल्दी आ जाएगा उसमें वहीं तक की वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आपको फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा जिस भी साल में आपको करना है, यानी कि एक बार कर दिया तो हर साल आप पैसे लेते रह रहे हो उसी पे और दोबारा सर्कुलर नहीं दे रहे, हर साल आपको एक सर्कुलर देना पड़ेगा। अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो जिस साल भी लेना है उस साल आपको एक सर्कुलर देना, फ्रेश सर्कुलर इशू करना होगा जिस पे ऊपर जितनी भी डिटेल रखी है वो सब मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइल सर्कुलर विथ ROC विद इन 30 डेज बिफोर इशू, यानी कि 30 दिन के अंदर सर्कुलर को इशू फाइल कर देना है ROC को 30 दिन के अंदर। DRR डिपॉजिटरी रिपेमेंट रिजर्व क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छे से, तो उसको वहाँ देखेंगे। कंपनी टू
सर्टिफाई नो डिफ़ॉल्ट नहीं है या डिफ़ॉल्ट पूरे हुए 5 साल हो चुके हैं। ऐसी यही पॉइंट्स रिपीटेड है, तो एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि प्रोवाइड सिक्योरिटी द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो ये नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दिया उस पर ही रहेगी। सिक्योरिटी जो मिलती है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टोटल जितना बनेगा उस पूरे पे मिलती है। और अनसिक्योर्ड है अगर कोई डिपॉजिटर, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा हर जगह, मतलब कि डिपॉजिट के रूल सर्टिफिकेट जहाँ भी रखे जाएंगे हर जगह मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे पास ये डिपॉजिटर्स हैं जो अनसिक्योर्ड है। और पार्शियल सिक्योर्ड को भी हर अनसिक्योर्ड ही माना जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी, पार्शियल सिक्योर्ड यानी कि मतलब कि आधा पैसा दिया है और आधा नहीं दिया, तो उस केस में अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा। एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे जो ऊपर से हमने सारे पॉइंट्स रीड करे हैं ना, उसमें क्या क्या, जैसे डिपॉजिट 100% लेस देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व SPA, मतलब वो अपने मेंबर से 100%, मतलब उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल है ना, उसका पूरा मंगा सकती है उतने पूरे अमाउंट का, या उससे कम का कितना भी मंगा सकती है, उसका छूट है। कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसको ऊपर की कंप्लाइंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से 5 साल तक मंगा सकती है, मतलब अभी 5 साल ही हुए हैं वो डिपॉजिट मंगा सकती है। ट्राइप्राई कोई नाम नहीं है, तो ये ट्राइप्राई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से आप याद रख सकते हो। ट्राइप्राई 3 कंडीशंस, सबसे पहली नॉट एसोसिएट और सब्सिडरी, वो किसी की भी ना एसोसिएट है और ना सब्सिडरी है किसी और कंपनी की, उसकी बोरोविंग जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ उससे कम है, जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है। 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लोअर से कम है। उसके बाद उतनी है या उससे कम है वो कह सकते हो। और कोई भी लोन या बोरोविंग्स में आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया किसी प्राइवेट कंपनी ने, तो ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो उस केस में भी आप हो सकते हो। फिर चाहे आप स्टार्टअप हो या ना हो, या आपके पास डिपॉजिट आप 100% या उससे ज़्यादा भी ले रहे होगे, तो उस केस में भी आपको ऊपर वाली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल मैक्सिमम डिपॉजिट आप ले कितना सकते हो, मतलब कि पब्लिक कंपनी नॉर्मली, प्राइवेट कंपनी को तो छूट मिले, वो किसी न किसी तरह कर ही लेगी, लेकिन अगर कर लेती है तो, और नहीं करती है तो नॉर्मली कितना होगा, 35% का आप ले सकते हो मैक्सिमम डिपॉजिट आप 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और SPA का 35% तक का डिपॉजिट आप इजीली ले सकते हो, ऊपर की कंडीशन सर्कुलर इशू करके। उसके बाद लेकिन एग्जम्पशन है IFSC पब्लिक कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को, वो 100% तक ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब वो प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी हु स्टार्टअप इन 10 ईयर्स, यानी कि जो 35 वाली है वो जो 10 ईयर्स में है उनको एप्लीकेबल नहीं है, वो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मतलब कि जो 100% वाला बात किया था, मतलब कि वो पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 100% है। लेकिन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी पे जो स्टार्टअप है हुए 10 ईयर्स हुए हैं, उससे ज़्यादा का भी डिपॉजिट ले सकती है सर्कुलर इशू करके, और जो ये कंडीशन पूरा कर रहे हैं वो भी ले सकती है। सेम कंडीशन जो हमने पीछे ट्राइप्राई कंडीशन पढ़ी थी ना, वही कंडीशन ये है सेम। तो इसको मैं रीड कर देता हूँ। नॉट एसोसिएट एंड सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, बोरोइंग इज 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड नो डिफ़ॉल्ट इन लोन और बोरोइंग। तो सेम वही है, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा ताकि टाइम ना हो ज़्यादा। उसके बाद अबव कंपनी विल हैव फाइल डिटेल डिपॉजिट द एक्सेप्टेड द ROC फ्रॉम फॉर्म DPT 3, यानी कि ROC को पूरी डिटेल के साथ सर्कुलर, नेम्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि जिससे लिया है पैसा, कितना लिया है, किससे कितना लिया है, चार्जेस क्या दिए हैं उसके बदले, वो सब हमने देखे। उसको उस ROC को सबमिट करना पड़ेगा इन द फॉर्म DPT 3। 73 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 76 पे आता है। 73 में हमने क्या पढ़ा कि पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, तो अब 76 बताएगा हमें कि पब्लिक से पैसा कैसे ले सकते हैं। तो उसके पब्लिक से पैसा कैसे ले सकते हैं, एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का नेटवर्थ हो, टर्नओवर हो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का, एंड प्रायर कंसर्न इन जनरल मीटिंग SR, और एक कंसर्ट ले लो आप, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो जनरल मीटिंग में, फाइल टू द रेजोल्यूशन विथ ROC, और ROC के पास वो रेजोल्यूशन को फाइल कर दो कि हमने
ये हमारा नेटवर्थ है, ये हमारा टर्नओवर है, हमने एसआर पास कर लिया है, उस परमिशन मिल गई है हमें, तो और आरओसी को सबमिट कर दो। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, ओआर आप पास कर सकते हो अगर आपकी लिमिट 181C से है, तो वहाँ पे आप ओआर भी पास कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। जो एलिजिबल कंपनीज हैं होंगी जो ऊपर वाली कंडीशंस पूरी कर रही हैं, तो उनको क्रेडिट रेटिंग लेने की ज़रूरत है। एंड रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग विद द एजेंसी, विद मतलब कि जो भी एजेंसीज है जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह देती है ना, उनसे आपको क्रेडिट रेटिंग लेने की ज़रूरत है। रूल 3, रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर, यानी कि हर साल आप जब भी डिपॉजिट लेने जाओगे आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी ही पड़ेगी। कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग आरओसी अलॉन्ग विथ रिटर्न, कॉपी ऑफ क्रेडिट आरओसी विद द रिटर्न, यानी कि जो भी रिटर्न वगैरह है उसके साथ आपको डिपॉजिट का वो सब आपको DPT 3 में आरओसी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्रेडिट रेटिंग वगैरह है, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट से रिलेटेड रिटर्न है तो वो सब आपको आरओसी को DPT 3 फॉर्म में देना पड़ेगा। रेटिंग शैल नॉट बी बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उससे कम नहीं हो। अगर 2% है तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग, ये नहीं कि उससे कम हो, तो वो भी हो, ये भी कंडीशन है। यानी कि ये 4 कंडीशन है। आपको हर साल लेना, हर टेन्योर में लेना होगा जब आप डिपॉजिट लेने जा रहे हो। जो उसकी कॉपी होगी वो आपको आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट का जो भी रिपोर्ट वगैरह बनेगी उसके साथ। एंड रेटिंग शैल बी बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्रेड रेटिंग, यानी कि जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्रेड रेटिंग का उससे कम नहीं होनी चाहिए। कुछ अदर्स पॉइंट्स हैं कि मैक्सिमम अमाउंट क्या डिपॉजिट ले सकते हैं। एलिजिबल कंपनी जो है पब्लिक से 25% ले सकती है और मेंबर से 10% तक का ले सकती है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम 25% और मेंबर से मैक्सिमम 10% का। एंड एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो पूरा 35% पब्लिक से इजीली ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस इशूएंस ऑफ सर्कुलर क्या इशू करना पड़ेगा, तो सर्कुलर कुछ ज़्यादा मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, DPT 1 फॉर्म में करना पड़ेगा, ये बता देता हूँ। और जो भी स्टेटमेंट इशू, साइन, रजिस्टर, वैलिड, फ्रेश सर्कुलर्स वगैरह है, वो पूरी कंडीशन सेक्शन 373 के तरह है कि स्टेटमेंट क्या क्या डालनी पड़ेगी उसमें, इशू कब करना है, साइन कौन कौन करेगा, वैलिडिटी क्या रहेगी, या कब आपको फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। तो 73 के पूरा है, तो मैं उसको दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्टिव डेट क्या रहेंगे, तो डेट ऑफ इशू क्या रहेगा, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट किया, तो डेट ऑन विच एडवर्टाइजमेंट अपेयर्स इन न्यूज़पेपर, जिस दिन भी न्यूज़पेपर में आ गया वो इफ़ेक्टिव डेट हो जाएगा। और सर्कुलर भी डिस्पैच, यानी जिस दिन वो डिस्पैच हुआ वो इफ़ेक्टिव डेट हो जाएगा कि उस दिन हमने बता दिया है सबको, उस दिन सबको पता चल गया कि हम डिपॉजिट ले रहे हैं या डिपॉजिट के लिए हमने अप्लाई करा है। उसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स है 73 76 में। फिर उसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे सेक्शंस रह जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स सबसे बड़े हैं। उसके बाद 2 छोटे छोटे सेक्शंस रह जाएंगे, उसको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। उसके बाद कॉमन पॉइंट्स क्या कहते हैं 73, सबसे पहले डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व क्या बनाना पड़ेगा हमें। जो मैंने DRR के बारे में वहाँ छुड़वाया था 73 में, उसको बारे में याद बात कर रहा है कि ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल, हर साल के 30 अप्रैल से पहले आपको एक डिपॉजिट रिजर्व बनाना पड़ेगा, रिपेमेंट रिजर्व। सम इज़ 20% ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग ईयर, यानी कि इस साल कितना डिपॉजिट आप पे कर दे रहे हो, कितना डिपॉजिट रिटर्न कर दे रहे हो, उसका 20% फॉलोइंग एंड द डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट इक्वल टू DRR अकाउंट, यानी कि उतना % आपको बैंक में डिपॉजिट करना होगा कि इतना हमने रिजर्व बनाया है। इस मतलब कि इस साल मान लो आपने 15 करोड़ रुपए वापस करे, तो 15 करोड़ का 20% आपको 3 करोड़ के आसपास आएगा, तो उतना आपको एक रिज़र्व बनाना है और उस रिज़र्व को बैंक अकाउंट में सबमिट कराना है। तो जो बैंक अकाउंट में सबमिट होगा डिपॉजिट का रिज़र्व ना, वो DRR अकाउंट माना जाएगा। यूज़ ऑफ अबव सम इस रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, उसका यूज़ ही रिपेमेंट में किया जाएगा, ताकि हमारे पास आखिरी टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो कि इतना पैसा हमारे पास पहले से ही रखा है। मिनिमम बैलेंस इज़ 20% ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑफ द करंट ईयर, यानी कि पिछले साल
अगले साल में कितना होना है उसका 20% का हम डिपॉजिट बना लेंगे, रिज़र्व बना लेंगे। लेकिन उस रिज़र्व के अंदर सबसे कम से कम 20% का बैलेंस बचा होना चाहिए जो इस साल हुआ है। यानी मान लो इस साल हमारा हुआ 20 करोड़ का, और 20 करोड़ का बैलेंस देखिए 20% के हिसाब से देखें तो हमारा मिनिमम 4 करोड़ हमारा बचा होना चाहिए उसके अंदर। और हम मान लो अगले साल 15 करोड़ का कर रहे हैं, तो अगले साल 15 करोड़ का कर रहे हैं तो उसमें हमारा 3 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। तो 3 करोड़ का बना के हम उसमें डाल देंगे, और मिनिमम जो होगा, जो एक्सेस होगा उसको हम विड्रॉ कर लेंगे या कुछ और यूज़ कर लेंगे, मतलब जिसके हिसाब से होगा उतना कर बैलेंस होना चाहिए। मतलब तो पहली DRR की पहली कंडीशन क्या हुई कि जो अगले साल हम करने वाले हैं रिपेमेंट या मैच्योर होने वाले हैं डिपॉजिट्स, उनका 20% या और बनाना होगा हर साल, और इस साल जितना रिपेमेंट किया है उसका 20% का मिनिमम बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। नॉर्मल क्या है 20% मिनिमम बैलेंस इस साल का, और जो भी एक्सेस बैलेंस है वो अगले साल का होने चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल है कि 2000 डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग टोटल 250 है, और इस साल हम 100 करोड़ का कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम 150 का करेंगे, ठीक है। और DRR बताना है हमें 30/4 को क्या रहेगा, तो अमाउंट क्या रहेगा 30 करोड़, 20% ऑफ 150 जो कि हमारा इस साल जाएगा यूज़ टू रिपेमेंट, जो कि रिपेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड मिनिमम बैलेंस हमारा 20 करोड़ का रखना पड़ेगा क्योंकि इस साल हमने 100 करोड़ का किया है, सिंपल। उसके बाद टेन्योर क्या रहेगा, तो टेन्योर की बात करें तो सबसे पहले रिपेमेंट ऑन डिमांड विद इन 6 मंथ, पेबल विद इन 6 मंथ इन द मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। क्या कहते हैं कि मिनिमम 6 महीने से और 36 महीने तक का आप रख सकते हो डिपॉजिट। यानी कि आप डिपॉजिट ये नहीं कि 6 महीने के पहले तक का नहीं, मतलब मिनिमम तो 6 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 महीने तक का अगर पैसा मांगने आ जाएंगे तो क्या ही होगा, कंपनी कहाँ से देगी पैसा अगर उसने कहीं लगाया होगा। तो आप मिनिमम 6 महीने का, मैक्सिमम 36 मंथ का रख सकते हो डिपॉजिट। 36 से ज़्यादा भी नहीं रखना आपको, लेकिन कुछ कंडीशन है, आप शॉर्टर पीरियड टर्म का भी रख सकते हो अगर आपको परमिशन मिल जाए। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर्स या डिपॉजिट होल्डर से कि 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व SPA उतने का अमाउंट का कम है, मतलब उतने अमाउंट से कम है तो आप इजीली 3 से 6 महीने के बीच का भी रख सकते हो, लेकिन 3 से कम का कभी नहीं होगा, 3 महीने से पहले का कभी नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप 10 उससे कम का है और आप 6 महीने से कम का रख रहे हो डिपॉजिट, तो इस पे 3 कंडीशन है कि पहला तो वो तो डिमांड के जैसे ही डिमांड पे रिपेमेंट हो जाएगा, यानी कि अगर सामने वाला मांगता है 3 महीने बाद या 6 महीने पहले तो उसको वापस करना पड़ेगा, और अगर नहीं भी मांगता है फिर भी 6 महीने के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। मैक्सिमम पीरियड, और नॉर्मली मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ का होता है, तो आप वहाँ तक का भी रख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 6 महीने का कम का रखो। उसके बाद एक्सेप्शन, डिपॉजिट विल बी 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिपेबल विद इन और आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 10% से कम है तो आप उसको 3 महीने के बाद भी रिपेमेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे होगा सबसे पहले रिपेबल ऑन डिमांड नॉट रिपेबल, यानी कि 6 महीने, क्योंकि ये कंडीशन की बात कराई जा रही है ना यहाँ, तो इस वाली कंडीशन की बात की जा रही है। तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से तो पहले 6 महीने से पहले नहीं होगा, 6 महीने से पहले आप अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते, लेकिन आप मैक्सिमम 36 महीने तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते। लेकिन एक्सेप्शन आ गया 10% ऑफ फ्री पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व SPA, जो कि 3 महीने के अंदर भी रिपेमेंट कर सकते हो। फिर क्रेडिटिंग और चार्ज यानी कि सिक्योर्ड, यानी कि कुछ एसेट्स पे, कुछ हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल जैसे भी एसेट्स हो उस पर एक चार्ज क्रिएट कर दिया कि यह आपके लिए चार्ज हो गया कि आपका अगर हम पैसा वापस नहीं करेंगे आप इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो चार्ज विद इन 30 डेज, एक्सेप्टेंस 30 दिन के अंदर क्रिएट हो जाना चाहिए इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स या ट्रस्टी जो भी है उनके फेवर में। एंड अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट से हमेशा ज़्यादा रहेगा, या तो बराबर रहेगा, मैक्सिमम पीरियड में तो ज़्यादा ही रहता है, बहुत कम होगा कि इक्वल रहेगा, लेकिन जो कंडीशन है कि वो ज़्यादा ही रहेगा, आप ज़्यादा ही समझो।
मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अगर एसेट्स की वैल्यू आपको मार्केट की नहीं पता तो आप रजिस्टर्ड वैल्यू से उसकी वैल्यूएशन कराओ। एंड चार्ज ओनली ऑन भी टेंजिबल, सिर्फ टेंजिबल पे रहेगा, इंटेंजिबल पे चार्ज कभी नहीं आएगा, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे आएगा, क्योंकि इंटेंजिबल की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जब वो कोई चीज़ है नहीं तो वो उसको आगे चल के बेचेंगे क्या। अब गुडविल है, कोई कंपनी वैसी गिरी जा रही है तो उसकी गुडविल क्या हो गई, वैसे ही गिर गई, तो उसका मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी भी अपॉइंट करना होगा। जैसे हमने एक केस पढ़ा था डिबेंचर वाला, डिबेंचर में क्या होता है, हम डिबेंचर ट्रस्टी ही अपॉइंट करते हैं, तो सेम वही है कि यहाँ पे भी डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करा जाएगा। अपॉइंट कौन करेगा, कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, जो कि डिबेंचर होल्डर्स भी करते हैं। प्रायर ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट, मतलब कि उस डिपॉजिट होल्डर से एक रिटर्न कंसेंट भी आपको लेना पड़ेगा पहले, उसको अपॉइंट करने से पहले, कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड डिपॉजिट ट्रस्टी डीड्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर, यानी कि आपको सर्कुलर इशू करने से पहले 7 दिन पहले ही डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेना होगा। ये नहीं कि आप डिपॉजिट ले लिए, पैसा ले लिए, सब ले लिए, हो गया काम, अब डिपॉजिट ट्रस्टी है ही नहीं, तो उसकी वो नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। आप डिपॉजिट ट्रस्टी के बिना अपना डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते, यानी कि उसका सर्कुलर इशू नहीं कर सकते। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या रहेगी डिपॉजिट ट्रस्टी की, वो डायरेक्टर की मैनेजिंग पर्सन या क्वालिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी कैश से रिलेटेड, यानी कि उसकी इससे इनका रिलेशन नहीं होना चाहिए डिपॉजिटर्स का। डिपॉजिटर कंपनी इंडिकेटेड कैश सो मटेरियल पेनिकुलर रिलेशनशिप गारंटी फॉर द डिपॉजिट, मतलब कि क्या है, उसका डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन या ऑफिसर, चाहे वो कैश यानी कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी या होल्डिंग से रिलेशन नहीं होना चाहिए, या उसका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कोई डिपॉजिटर नहीं होना चाहिए कंपनी का। ये नहीं कि जो डिपॉजिटर है उसी को डिपॉजिट ट्रस्टी बनाती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई इनडेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कैश रिलेशन नहीं हो, मटेरियल पेनिकुलर, मतलब कि किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, या किसी तरीके की उसने गारंटी ना दी हो कंपनी में, क्योंकि इन केसेस में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिटर ट्रस्टी का फ़ायदा होगा ना, तो जब उसका फ़ायदा होगा तो कंपनी में कोई गलत चीज़ को वो बताएगा ही नहीं अपने डिपॉजिट होल्डर्स को। रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी कंसर्न द ऑल डायरेक्टर्स, अगर ऑल डायरेक्टर्स कहते हैं तो उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेंट भी होना चाहिए, अगर वो है तो। अगर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन है तो उसका होना ज़रूरी है। डिपॉजिट ट्रस्टी विद कॉल मीटिंग, यानी कि वो डिपॉजिट होल्डर्स की मीटिंग कब बुला सकता है, 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग, यानी कि जिनके डिपॉजिट्स कंपनी में है उनके वो 1/10 से ज़्यादा हैं तो, या फिर खुद चाहे खुद को कुछ बताना हो तो भी बुला सकता है। मतलब कि डिपॉजिट होल्डर्स की मैक्सिमम कंडीशंस डिबेंचर होल्डर्स की तरह है, तो इसका में हो सकता है कि आप इतना डिफरेंस भी आ जाए, तो आपको इसको तैयार करना होगा। मतलब एक पॉइंट को, एक चीज़ टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो दूसरा अपने आप ही बहुत सारे पॉइंट सिमिलर हो जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफ डिपॉजिट होल्डर, तो रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर एट इज RO, यानी कि जो भी डिपॉजिट से रिलेटेड रजिस्टर होगा वो रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन किया जाएगा। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें सिंपली नेम, एड्रेस, पेन, नॉमिनी, डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी कि उसका कुछ नंबर होगा डिपॉजिट रिसिप्ट का, वो आएगा। अमाउंट क्या लिया है, ड्यूरेशन क्या है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, या कोई और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सब डालनी पड़ेगी। एंट्रीज ऑफ रजिस्टर विद 7 day इशू ऑफ रिसिप्ट, यानी कि उसके बाद पैसे आते ही 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है कंपनी को। ऑथेंटिकेटेड डायरेक्टर या CS, या वो या तो डायरेक्टर करेगा या CS, जिसके पास रजिस्टर होगा उसे करना पड़ेगा। और मिनिमम 8 years तक आपको संभाल के रखना है उस एंट्रीज़ को, उस एंट्री को, एंट्री होने के 8 साल तक आपको संभाल के रखना है। लेटेस्ट एंट्री, यानी कि मान लो ये साल 2024 है, इसमें 100 एंट्रीज करी है हमने, ये नहीं कि पहला एंट्री हुई 8 साल पूरे हुए हटा दिया उसको, ये नहीं, इसकी जो लेटेस्ट एंट्री होगी, यानी कि जो सबसे 100वीं होगी ना, 100 एंट्री होगी ना, उसके 8 साल पूरे होने के बाद, अब वो ईयर के एंड में किया होगा तो ईयर के एंड होने के 8 साल बाद जब पूरा होगा, 8 साल बाद का एंड होगा ना, वहाँ पे आपको वो रजिस्टर फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि एक एंट्री को 8 साल हो गए तो वो कर दिया,
एक उसकी पूरे ग्रुप को हुए तब आप कर सकते हो। तो उसके बाद प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मतलब कि कोई कह रहा है कि आप मेरा डिपॉजिटर कैंसिल कर दो, क्योंकि ऑन डिमांड है, जब वो मांगेगा तब कंपनी को देना पड़ेगा। तो किसी ने आके मांगा और कहा, क्यों मांगा पहले वो बता देता हूँ कि कंपनी क्या है, एक और डिपॉजिट इशू करने जा रही है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। तो उस केस में वो कह रहा है कि अब मैं बड़े ज़्यादा वाले में लगाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो पुराने वाले को कैंसिल करवा रहा है वो और नए वाले में डालना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, इन सच केस कंपनी पे हिम हायर इंटरेस्ट रेट ओनली इफ डिपॉजिट इज रिन्यूड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द डिपॉजिट, यानी कि जो पीरियड आपने पहले डिसाइड किया था उससे और एक्सटेंडेड करवा लो पीरियड। यानी कि अगर आपने मान लो 2 साल के लिए डिसाइड किया था, लेकिन अब जो डिपॉजिटर होल्डर्स हैं वो अप हायर रेट वाले में डालना चाहते हैं, तो हायर रेट वाले में डालने के लिए फिर कंपनी कहती है आपको अपना पीरियड, लॉ कहता है कि पीरियड आप एक्सटेंड कर दो, 2 साल का था ना, 4-5 साल जितने भी आप चाहो उतना कर लो, हायर कोई भी हायर पीरियड यानी कि कम कर लो, कोई भी आगे पीरियड बढ़ा लो, उस केस में आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पीरियड नहीं बढ़ाना, तो आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मत दो, सिंपल है। अब दोबारा उसका डिपॉजिट ही मत लो या फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मत दो, जो पहले उसका चल रहा था उसी पे कंटिन्यू रखो। फिर सीलिंग लिमिट क्या होगी, यानी कब तक आप करवा मतलब ये ख़त्म हो सकता है, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई इन केस ऑफ एनबीएफसी एंड पेबल विद इन ऑथराइज ब्रोकर, यानी कि अगर कोई इंटरेस्ट है तो जो भी आरबीआई कहेगा उसके हिसाब से मान लिया जाएगा। एंड ब्रोकरेज पेमेंट है जो ऑथराइज ब्रोकर द्वारा होगा, जो भी डेट होगी उस तक की लिमिट मानी जाएगी, मतलब कोई लिमिट स्पेसिफाई इसमें बोली नहीं है। उसके बाद प्री मिच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिटर, नॉट प्री मिच्योर रिपेमेंट अलाउड 6 मंथ, 6 महीने से पहले कोई प्री मिच्योर नहीं हो सकता। डिपॉजिटर में रिक्वेस्ट फॉर द प्री मिच्योर, डिपॉजिटर कह सकते हैं कि मुझे पेमेंट चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले नहीं कह सकते। तो अगर वो प्री मिच्योर करवाते, मान लो उनका पीरियड 2 साल का था लेकिन वो एक पहले ही करवा ले रहे हैं, तो सेल में 2 साल से पहले ही करवा ले रहे हैं, उस केस में 1% लेस देन द वुड बी पेबल इन द डिपॉजिट शैल बी एक्चुअल रन, यानी कि पेबल फॉर द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट हैज़ एक्चुअल रन, यानी कि जो उसका पीरियड चल रहा है ना उसमें उसका 1% के कम रेट के हिसाब से उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, जो भी रहेगा एक्चुअल रिटर्न जो भी करना होगा इंटरेस्ट के साथ, वो उसमें उसकी 1% की पेनल्टी कट जाएगी। मान लो कि 15% के हिसाब से रेट मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, एक 14% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे और ख़त्म कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, पेमेंट को। पीरियड का क्या है, अगर 6 महीने के बाद का है तो एक्सक्लूड एंड लेस देन है तो इन ईयर ओनली फॉर द कंप्यूटेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जब अगर 6 महीने से ज़्यादा का है तो वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर 6 महीने से कम का है तो वो कंसीडर मंथ वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन है तो उसको पूरा 1 साल ही मान लिया जाएगा, पूरा 1 साल मान लिया जाएगा, उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। रिडक्शन ऑफ फंड पेनल्टी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कहाँ पे पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, तो अगर रिपेमेंट ऑफ पेबल तो कंप्लाई रूल 3 मेड बाय कंपनी टू कंप्लाई टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट एज पर न्यू एक्ट, यानी कि न्यू एक्ट के हिसाब से कोई नई कंडीशन वगैरह आ गई, रूल वगैरह बन गए तो उस केस में नहीं होगा। या फिर कोई वॉर का रिस्क है तो उस केस में अगर आप रिपेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई पेनल्टी का एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कंपनी टू कंप्लाई रूल 3, अगर कोई कंपनी रूल 3 का कंप्लाई कर रही है, दैट इज़ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एज पर न्यू एक्ट, कोई भी नए एक्ट के हिसाब से कोई नया है, मतलब टेन्योर कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है उसके हिसाब से अगर आप रीपेमेंट जल्दी कर रहे हो तो वहाँ पे भी नहीं होगा प्रोवाइड। और कोई वॉर रिस्क हुआ है तो उस केस में भी आपको किसी भी तरीके की पेनल्टी का एप्लीकेबल नहीं रहेगी। जॉइंट होल्डर, तो जॉइंट होल्डर का मैक्सिमम 3 जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं डिपॉजिटर में, और वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा जॉइंट होल्डर्स, कितने जॉइंट होल्डर्स हैं, उसमें सुपीरियर कौन है, नॉर्मल कौन है और सबसे एनी अदर कौन है, मतलब कि तीनों सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसका सेकेंड थर्ड, मतलब तीनों की एक लेवल डिसाइड करनी पड़ेगी। ऑपरेट्स ऑन मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी टाइम में किसको किस तरीके से पेमेंट करनी है उसको डिसाइड करना रहेगा। डिपॉजिटर टू फाइल डिक्लेरेशन दैट मनी सो डिपॉजिट इज़ नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर पर्सन,
यानी कि जो डिपॉजिट कर रहा है कंपनी में पैसा, उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो किसी और से लोन लेके नहीं कर रहा, वो अपने पैसे पूरे कंपनी में लगा रहा है। डिपॉजिट रिसिप्ट इशू विद इन 21 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, यानी कि डिपॉजिट रिसिप्ट आपको इशू करना पड़ेगा। एक रिसिप्ट होगा, मतलब कि एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा कि इतना पैसा वैसा दिया है इस बंदे ने, तो वो आपको 21 दिन के अंदर इशू कर देना होगा। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का रिटर्न कैसे तैयार होगा? तो ड्यूली ऑथराइज ऑडिटेड रिटर्न, यानी कि उस रिटर्न की पूरी ऑडिट होगा DPT 3 में ऑन और बिफोर 30 जून से पहले आपको सबमिट करना होगा, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, यानी कि जो भी डिपॉजिट हैं या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो अब डिपॉजिट नहीं मानी गई हैं, तो वो सारी मेंशन करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। नो राइट टू अल्टर टर्म एंड कंडीशन, डिपॉजिट एक्सेप्ट होने के बाद आप कोई भी टर्म एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर से कितना मनी रिसीव हुआ है पब्लिक कंपनी के केस में, एंड मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव्स, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिपॉजिट मान जाएगा, तो उस केस में उनसे कितना हुआ है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपको पेनल्टी रेट रखता है 18%, यानी कि डिपॉजिट को रिपे करने में अगर कोई डिफ़ॉल्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 18% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ डिपॉजिट, अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करते हो दूसरा, तो कंपनी एंड OID फाइन अप टू 5,000 तक का, और अगर फिर भी उसको ठीक नहीं करते हो तो 500 पर डे के हिसाब से आपको लगता जाएगा। यहाँ कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो मतलब कंटिन्यू रहेगा। तो उसी के साथ कॉमन पॉइंट्स हमारे सारे ख़त्म हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप तुरंत ही कमेंट में कर दो, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेक्शन हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। सबसे पहला सेक्शन 76A, जिसमें सिर्फ बताया गया है कि 73 और 76 में अगर आप कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो आपको फ़ाइन लगेगा। कोई कंपनी होगी तो उसे फ़ाइन लगेगा मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट, जौन सा लोअर होगा उतने का फ़ाइन लगेगा, और मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ तक वो फ़ाइन जा सकता है। लेकिन अगर कोई OID है तो उसे जेल 7 साल अप टू 7 ईयर्स एंड यानी कि दोनों लगेगा, फ़ाइन और पेनल्टी दोनों लगेगा, और उसे फ़ाइन 25 लाख या से 2 करोड़ के बीच का कोई भी फ़ाइन लग जाएगा, जो भी डिसाइड करेगी कोर्ट। उसके बाद 76A ख़त्म हो गया। फिर 74 हमारा बचा है क्लास 75, में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, डिलीट है। तो रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई रिपेमेंट करना हुआ डिपॉजिट का या लिया था डिपॉजिट, तो उसके बारे में बात करता है कि फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट विद ROC एंड रिपेमेंट देयर आफ्टर, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने डिपॉजिट कब लिया था और कब उसका रिपेमेंट किया है। वेयर डिपॉजिट विल बी एक्सेप्टेड बिफोर कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले अगर आपने कोई डिपॉजिट लिया है और वो अभी भी अनपेड है तो वो भी बताना पड़ेगा। द कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, तो कंपनी को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? फाइल विद इन 3 मंथ फ्रॉम सच कमिटमेंट विद ROC विच और रिपे 3 years विद द कमिटमेंट ऑफ मैच्योरिटी डेट, यानी कि जब आपने डिपॉजिट लिया उसके 3 महीने के अंदर, या फिर अर्लियर ऑफ विद इन रिपे करने के 3 साल के अंदर, यानी जो भी कमिटमेंट और मैच्योरिटी हुआ था उसके पीरियड के 3 साल के अंदर आपको बताना पड़ेगा, मतलब जौन सा जल्दी आ जाएगा। फाइल किया आपने वो रिपोर्ट या रीपे किया, उसके फाइल में 3 महीने और रिपेमेंट के 3 साल के अंदर आपको बता देना होगा। जौन सा अर्लियर होगा, नॉर्मल 3 महीने, अगर आपने फ़ाइल लेट किया है तो रिपेमेंट वाला जल्दी आ जाएगा, फाइल जल्दी कर दिया तो फाइल वाला जल्दी आ जाएगा, रिपे करने के बाद फाइल जल्दी कर दिया तो फाइल जल्दी आ जाएगा। उससे मतलब नहीं है, मतलब जौन सा अर्लियर रहेगा उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। इफ़ कंपनी डज नॉट डिफ़ॉल्ट इन द रिपेमेंट, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया उसने रिपेमेंट में, देन पॉइंट P विल बी अवेलेबल डीम्ड कंप्लाइंट, तो पॉइंट B मान लिया जाएगा कि वो कंप्लाई कर चुकी है, उसको कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रखा। ट्राइब्यूनल में एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ रिपेमेंट, यानी कि जो ट्राइब्यूनल है वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है टाइम पे, मतलब कि अगर कोई कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है तो ट्राइब्यूनल कह सकता है कि आप इतने टाइम के बाद कर दो, कोई बात नहीं। आफ्टर कंसिडरिंग द फाइनेंशियल स्टेट कंडीशन ऑफ द कंपनी की फाइनेंशियल
मतलब कि कंडीशन देखने के बाद ही वो डिसाइड करेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया तो मान लिया जाएगा, तो वो कंडीशन वगैरह देखेगा, डिटेल लेगा, उसके बाद ही वो कह सकता है। और अगर उस कंपनी ने फाइल नहीं किया रीपेमेंट के बारे में, कमिटमेंट एक्ट पहले जो हुआ है, तो उस केस में कंपनी जो है फाइन करेगा 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम 10 करोड़ का। और OID को, ऑफिशियल डिफ़ॉल्ट का 7 ईयर्स का जेल और फाइन 25 से 2 करोड़। सेम वही 73-76 वाला फाइन है। कुछ ज़्यादा इसमें कोई फाइन नहीं है, कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है, और फॉर्म नंबर वगैरह भी बहुत कम है, सेक्शन भी कम है। तो इस सेक्शन वैसे इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन जितना भी है हमें हर एक नंबर को लेना है। तो आई होप आप लोगों को पूरा डिपॉजिट चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा हर एक पॉइंट। अगर कोई पॉइंट में कोई दिक्कत है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आया, या मैंने कोई पॉइंट छोड़ रखा है, तो आप वो भी बता सकते हो। मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैंने क्या, आपको कोई दिक्कत आ रही है या मैंने कोई चीज़ सही से नहीं बताई, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है अभी तक, तो किया है तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।